नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस सीरीज का 11वां पार्ट है। 11वां पार्ट हो चुका है, ये 12वां पार्ट है। सॉरी, ये इस सीरीज का 12वां पार्ट है। इसके 11 पार्ट पहले आ चुके हैं और उन्हें भी आपको देख लेना चाहिए, यानी कि 110 टॉपिक पहले ही कवर किए जा चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है डीजी यात्रा। क्या है? डीजी यात्रा। तो हाल ही में सरकार ने हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की है। डीजी यात्रा नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई वीडियो के माध्यम से आपको यात्रा वाली स्थानों को दिखाया जाएगा या घुमाया जाएगा, ऐसा नहीं है। डीजी यात्रा का अलग ही पर्पज है। इसका उद्देश्य है, अभी तक क्या है कि अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको अपना आई कार्ड और ढेर सारे पेपर वर्क ये सब दिखाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, आपका मतलब रिकॉग्निशन सिस्टम वहाँ कराया जाता है, फिर आपकी एंट्री होती है। ये सब सिस्टम ख़त्म करके एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किया जाएगा। आप एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, जो वहाँ पे कैमरे लगे हैं वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके आपकी पूरी आइडेंटिटी निकाल के आपको पहचान लेंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। ना आपको कोई कागज़ दिखाना पड़ेगा, ना कोई आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, ना ही आपको कोई रिसिप्ट दी जाएगी। तो ये पेपरलेस हो जाएगा सारा काम। यही डीजी यात्रा के रूप में इसे जारी किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो पहले चरण में यह 7 हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा। पहले 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी। इसके बाद मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, इन हवाई अड्डों को भी शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद इस तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश के जितने हवाई अड्डे हैं सब पर लागू कर दिया जाएगा। जो डीजी यात्रा है, यह एक परिकल्पना है कि जिसके तहत यात्री अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए चेहरे यानी फेशियल फीचर्स का उपयोग करते हुए पेपरलेस और संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरते हुए उनके बोर्डिंग पास से जुड़ा जो लिंक है वो जनरेट कर लेगा, यानी कि उसे किसी प्रकार का कागज या और रसीद नहीं दिखानी पड़ेगी। इस तकनीक के साथ हवाई अड्डे, सुरक्षा क्षेत्र, जो जांच क्षेत्र है, विमान बोर्डिंग आदि में प्रवेश सहित सभी चेक पॉइंट्स पर चेहरे की पहचान के प्रणाली के आधार पर यात्रियों को प्रवेश को स्वचालित रूप से किया जाएगा। ये यात्रियों का प्रवेश स्वचालित हो जाएगा। बस आप अंदर घुसिए, आपका फेस पहचान लिया जाएगा और आप अंदर एंट्री कर सकेंगे। और यह परियोजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत डीजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक यानी 12वां टॉपिक है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK 3 स्क्वाड्रन। क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK 3 स्क्वाड्रन। तो हुआ क्या है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, यानी हमारी कोस्ट गार्ड है, उसके लिए एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK 3 स्क्वाड्रन को चेन्नई में कमीशन किया गया है। यानी कि इसे चेन्नई में जो ये हेलीकॉप्टर है ये कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। इसे किसने तैयार किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ये पूछा जाएगा कि इसे किसने तैयार किया है और अभी किस रक्षा या सुरक्षा बल को इसे सौंपा गया है। तो ये तटरक्षक बल को सौंपा गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के द्वारा इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। और इसमें उन्नत रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, पूर्ण ग्लास कॉकपिट और उच्च तीव्रता वाली सर्च लाइट, उन्नत संचार प्रणाली, स्वचालित पहचान प्रणाली के साथ साथ खोज और बचाव होमर भी इसमें शामिल है। यानी इसे बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। यह सुविधा हेलीकॉप्टर को समुद्री टो यानी समुद्र में खोजबीन करने के लिए साथ साथ दिन और रात दोनों जहाज़ों के विस्तारित रेंज के माध्यम से खोज और बचाव करने में सक्षम होगा।
तो कोस्ट गार्ड के जो रक्षक दल है उन्हें अक्सर समुद्र में खोजबीन करनी होती है, कुछ लोग खो जाते हैं या कोई बचाव कार्य करना होता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर से पूरा चक्कर लगाना होता है समुद्र का। तो उसके हिसाब से इसे बहुत ही एडवांस तकनीक से तैयार किया गया है। किसने तैयार किया है, किसके लिए तैयार किया है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अग्नि योद्धा अभ्यास। क्या नाम है? अग्नि योद्धा अभ्यास। यह एक युद्ध अभ्यास है। यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों एग्जाम में युद्ध अभ्यास अक्सर पूछे जाते हैं। उनके नाम दे दिए जाते हैं या फिर सीधे सीधे दो देशों के नाम देकर पूछा जाता है कि इनके बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो अग्नि युद्ध अभ्यास किसके मध्य हो रहा है? यह सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच हो रहा है। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना के बीच हो रहा है। ये कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास हुआ है और यह इसका 12वां संस्करण था। कौन सा? 12वां संस्करण। ये 3 ही तथ्य हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसके मध्य ये हो रहा है? ये सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच हो रहा है। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है और ये इसका 12वां संस्करण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो अग्नि योद्धा अभ्यास है, इसके अंतर्गत दोनों देशों के सेनाओं द्वारा आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से मारक क्षमता नियोजन का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत संयुक्त योजना निर्माण के तहत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वार गेम में दोनों पक्षों द्वारा भागीदारी का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आर्टिलरी में आधुनिक रुझानों और बेहतर आर्टिलरी योजना प्रक्रिया के विषय पर दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ एकेडमिक चर्चा का भी आयोजन किया गया था। तो इस युद्ध अभ्यास के दौरान और भी कई चीज़ें हुई थी, वो मैंने आपको बताया। और इसके अतिरिक्त भारत और सिंगापुर के बीच में और भी कई युद्ध अभ्यास होते हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सेना भारतीय जो थल सेना है उनके बीच होता है। संयुक्त सैन्य परीक्षण, ये सिंगापुर की वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच होता है। त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास, जिसे सिटमैक्स कहते हैं, ये खूब चर्चा में रहता है सिटमैक्स। इसमें 3 देश शामिल होते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड भी इसमें शामिल होता है। 3 देश शामिल होते हैं सिटमैक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड। हमारे जो अंतरिक्ष यान है उन्हें जिन रॉकेटों की मदद से लॉन्च किया जाता है, वो रॉकेट एक कुछ विशेष जगहों से ही लॉन्च किए जाते हैं, तो उन्हें लॉन्च पैड कहा जाता है। तो अभी तक केवल इसरो के यानी कि सरकारी लॉन्च पैड ही मौजूद थे, लेकिन अब एक निजी लॉन्च पैड भी भारत में बन चुका है। और इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप, जो चेन्नई में एक अंतरिक्ष टेक्निकल स्टार्टअप कंपनी है। क्या नाम है इसका? अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। इसने इसे स्थापित किया है और इसने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड यानी इसने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ये पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन किया है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की सहायता से निष्पादित किया गया है। इस लॉन्च पैड के 2 भाग हैं। पहला भाग है अग्निकुल लॉन्च पैड और दूसरा भाग है अग्निकुल मिशन नियंत्रण केंद्र, जो एक दूसरे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस इस लॉन्च पैड से अपने अग्निबाण यानी इनका जो रॉकेट है उसका नाम है अग्निबाण को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो अग्निकुल का जो रॉकेट है उसका क्या नाम है? अग्निबाण। और अग्निबाण क्या है इसको भी जान लेते हैं। अग्निबाण जो है यह 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में 100 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है। 100 किलोग्राम तक के जो उपग्रह हैं उन्हें यह ले जाने में सक्षम है और पृथ्वी की निचली कक्षा तक। यह कंपनी के 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित होगी, यानी 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा ही इसे संचालित किया जाएगा। और अग्निलेट जो है वो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन है, यानी कि जो रॉकेट में इंजन लगाया जाता है वो पहली बार किसी कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है, जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और भारत में ही निर्मित किया गया है। तो आपने कई चीज़ों के बारे में जाना, अग्निबाण के बारे में, और इसके अलावा भारत के पहले निजी लॉन्च पैड के बारे में, अग्निकुल कॉस्मोस जो स्टार्टअप कंपनी है उसके बारे में जाना।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 66वां महापरिनिर्वाण दिवस। क्या है? 66वां महापरिनिर्वाण दिवस। ये कुछ सुना सुना सा नाम लगता है ना, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस बुद्ध के ये जो अंत्येष्टि मतलब जो उन्होंने शरीर त्यागा था उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में माना जाता है। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी भी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके अनुकरणीय सेवा को याद किया। 6 दिसंबर को भारत और भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में हिस्ट्री सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो अक्सर ये फैक्ट्स लोगों को नहीं पता होते हैं। ये हमने कलेक्ट किया है, मैंने विशेष रूप से कलेक्ट किया है इनको, ताकि आपको ये फैक्ट्स पता हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें है पहले पत्रिकाएं। कौन कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने जारी की थी? तो पहली पत्रिका है मूक नायक, बहुत फेमस पत्रिका है, 1920 में इन्होंने प्रकाशित की थी। दूसरी है बहिष्कृत भारत, 1927 में प्रकाशित की थी। तीसरी है समता, 1929 में प्रकाशित की थी। और चौथी है जनता, जिसे 1930 में प्रकाशित की थी भीमराव अम्बेडकर जी ने। और इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं जो चर्चा में रहती हैं। तो पहली पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश, दूसरी है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, तीसरी है अछूत, वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, ये कुछ पूरी पुस्तक का नाम है। और बुद्ध और उनका धम्म, ये इनकी चौथी पुस्तक थी। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भीमराव एक और पुस्तक है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, जो कि भारत में महिलाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत काम किया है, तो उन पर भी एक पुस्तक लिखी है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ संगठनों का निर्माण किया था, तो उन्हें भी देखेंगे, वो भी याद करने के लिए बहुत जरूरी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसका गठन कब किया था इन्होंने? 1923 में। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था उन्होंने 1936 में। और अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में। ये तीनों संगठन आपको याद रखने हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मैंडमस चक्रवात। मैंने बताया ना कि जो चक्रवात हाल ही में घटनाक्रम में आते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये मैंडमस जो चक्रवात है, मैंडस चक्रवात, मैंडमस नहीं मैंडस चक्रवात चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मैंडस चक्रवात तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों को 8 दिसंबर 2022 को प्रभावित कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो लगभग 8 दिसंबर के आसपास ये तमिलनाडु और पुदुचेरी के पास पहुंचा था। और मैंडस जो है वो धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है, जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित कर लेता है और फिर इसके बाद भारी मात्रा में वर्षा करता है, और यह वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है। इसका नामकरण किसने किया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया है। तो इसका नाम मैंडस जो है वो यूएई ने दिया है। इसके अलावा जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, इसने भविष्यवाणी की है कि जो तूफान प्रणाली वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकती है एवं 6 दिसंबर की शाम तक एक गर्त में बदल सकती है। यह बाद में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात के रूप में और अधिक मजबूत हो सकता है और 8 दिसंबर की सुबह तक तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों को हिट कर सकता है। तो सबसे बड़ी जरूरी बात कि मैंडस चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था। दूसरी बात कि इसने तमिलनाडु और पुदुचेरी को हिट किया था, और इसका जो नामकरण है वो यूएई ने मैंडस रखा था। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इसके बारे में, और यही सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है वासेनार अरेंजमेंट। क्या है वासेनार अरेंजमेंट? ये एक प्रकार का मान लीजिए कि कोई समझौता है जो हाल ही में वियना आयरलैंड में वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत की को अध्यक्षता सौंपी गई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वासेनार अरेंजमेंट है इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। जैसे G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है, वैसे ही वासेनार अरेंजमेंट की भी अध्यक्षता
भारत को सौंपी गई है अब। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और भारत जो है आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता कब से ग्रहण हो रही है? 1 दिसंबर से। और वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कब से ग्रहण हो रही है? 1 जनवरी से। वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रक व्यवस्था है। स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रक व्यवस्था। तो इसमें होता क्या है? इसमें इसे सबसे पहले कि इसे जुलाई 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। और इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वासेनार अरेंजमेंट के बारे में। यह एक प्रकार की निर्यात नियंत्रण प्रणाली है, यानी कि ऐसी चीज़ों का निर्यात नियंत्रित मात्रा में होगा जो दोहरे उपयोग हैं। दोहरा उपयोग कैसे? कि कोई एक सामान है, कोई एक वस्तु है जिसका दोहरा उपयोग यानी कि उसको युद्ध जैसी या किसी पर अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और शांति कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि एक अब एक रॉकेट मान लीजिए, एक रॉकेट है, इसको उपग्रह लॉन्च करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसका किसी पर अटैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इस रॉकेट का जो निर्यात है वो वासेनार अरेंजमेंट के तहत नियंत्रित होना चाहिए और इसकी जानकारी सबको दी जानी चाहिए। ये वासेनार अरेंजमेंट कहता है, इसकी जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए। और दोहरे उपयोग से तात्पर्य एक वस्तु या प्रौद्योगिकी की क्षमता से है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, आमतौर पर शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए भी और सैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। वासेनार अरेंजमेंट का सचिवालय कहाँ है? ये वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका सचिवालय है। तो इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि। 8 जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है इनके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो हमारा जो पूरी औद्योगिक प्रणाली है उसमें 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो लीड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं और सबसे ज़्यादा भारत में इनकी हिस्सेदारी है। तो नवंबर 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर बढ़कर 5.4% पहुँच गई है। नवंबर 2022 में यह 3.2% थी। नवंबर 2021 में, ठीक है ना, 2021 यानी एक साल में 3.2% से 5.2% तक ये पहुंच चुका है। और ये 8 प्रमुख उद्देश्य ये उद्योग कौन कौन से हैं ये अक्सर पूछा जाता है और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब इनमें है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन। ये 8 ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जो लीड करते हैं उद्योग में। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में इन उद्योगों का भारांश 40.27% है। यानी भारत में कुल जितना टोटल उद्योग होता है उनमें से ये केवल यही 8 उद्योग 40% हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है ना, केवल ये 8 उद्योग इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर इनके घटते क्रम में यानी कि इनकी उत्पादकता के घटते क्रम में इनको भारांश दिया जाए तो सबसे टॉप पर रिफाइनरी उत्पाद है। रिफाइनरी उत्पाद जहाँ पर कच्चे तेल को रिफाइन वगैरह किया जाता है। और फिर दूसरे नंबर पर बिजली है, तीसरे नंबर पर स्टील है, चौथे नंबर पर कोयला है, पाँचवें नंबर पर कच्चा तेल है और छठवें नंबर पर प्राकृतिक गैस है, सातवें नंबर पर सीमेंट है और 8वें नंबर पर उर्वरक उद्योग है। इनका क्रम आपको याद रखना होगा। ये 8 उद्योग भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि इकोनॉमी में ये सवाल पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। इनको कोर इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है रायथू बंधु योजना। क्या है? रायथू बंधु योजना। रायथू किसान को कहते हैं तेलुगु भाषा में। तो किसान बंधु योजना जो है ये तेलंगाना की है और तेलंगाना की सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए रायथू बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत की है। यानी इसका 10वां चरण शुरू किया गया है। इस चरण में 70,54,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रबी की फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है और यह सहायता राशि प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ जमीन पर 5,000 रुपए की दर से दी जा रही है। यानी जिसके पास 1 एकड़ खेत है उसे
5,000 रुपये दिया जाएगा सहायता के रूप में रायतू बंदी योजना के तहत। इस यानी 1 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को यह धनराशि इस आगामी तिथियों को उनके खातों में संप्रेषित कर दी जाएगी। और जो रायतू बंधु योजना है, इसके माध्यम से तेलंगाना सरकार किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से, यानी 5,000 रबी की फसल के लिए और 5,000 खरीफ की फसल के लिए प्रति एकड़ यानी 10,000 रुपये किसानों को प्रदान किए जाते हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो आपको बस इतना जानना है कि रायतू बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मांगदेछु जल विद्युत परियोजना। मांगदेछु ये शब्द जो है ये भूटान का है। तो जाहिर सी बात है कि जल विद्युत परियोजना कहाँ पर चल रही है, भूटान में चल रही है। लेकिन हम इसे करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूटान में इस जल विद्युत परियोजना का जो काम है ये कौन देख रहा है, ये भारत की कंपनी देख रही है। भारत इसे स्थापित करने में मदद कर रहा है। तो इसका नाम मांगदेछु जल विद्युत परियोजना है। तो चर्चा में क्यों है कि हाल ही में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना जो है ये जो 720 मेगावाट की क्षमता वाली भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, इसको सौंप दी गई है। यानी कि जो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना है ये बन के तैयार हो चुकी है, ये ऑपरेशनल है और भूटान की एक कंपनी है ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, उसे सौंप भी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे कौन सा फैक्ट है। इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों में 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारत ने भूटान में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित किया है, 4 विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है और उसे भूटान को सौंप दिया है। इसे भारत की सहायता से लागू किया गया है। मांगदेछु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से किया था। भारत सरकार ने इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस जल विद्युत परियोजना के शुरू होने से भूटान की विद्युत क्षमता उत्पादन में 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये आपने जाना मांगदेछु जल विद्युत परियोजना के बारे में, जो कहाँ चलाई जा रही है, भूटान में चलाई जा रही है। तो आज के ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और इनके बारे में आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि आपको ये कैसे लगे। और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि ये पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।